Hello everyone, welcome back to our YouTube channel पवन ज्ञान अकेडमी। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं आपका जो भी पेपर है, आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर में एंड सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 एंड 2023 के लिए, तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं आज आपको जितनी भी आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपको कराने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट। बेसिकली एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारी इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहले बात करते हैं कार्यालय हिंदी का स्वरूप। तो कार्यालय हिंदी का स्वरूप के बारे में बात करेंगे। तो कार्यालय हिंदी स्वरूप से उच्चेस्य का क्षेत्र, इससे जो भी बनने वाले क्वेश्चन है उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो पहले बात करें तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राज्य भाषा का स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राज्य भाषा का स्थान दिया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने का निर्णय संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसलिए प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संघ राज्य भाषा को हिंदी को स्वीकार किया था, इसलिए मनाया जाता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत किन किन दस्तावेजों को अनिवार्यता द्विभाषी रूप अथवा हिंदी में जारी किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है राज्य भाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत इन दस्तावेजों को अनिवार्यता द्विभाषी रूप अथवा हिंदी में जारी किया जाता है। वह आपके सामान्य आदेश, संकल्प, परिपत्र, नियम, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, अनुज्ञा, निविदा, प्रारूप, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचनाएं, अधिसूचनाएं, संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज पत्र। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि राज्य भाषा अधिनियम 1976 की सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है। तो राज्य भाषा अधिनियम 1976 की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही देने होंगे, चाहे वह पत्र किसी भी राज्य सरकार या व्यक्ति विशेष से आया हो। इस नियम के अंतर्गत किसी को भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि राज्य भाषा के संदर्भ में क्षेत्र के क के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से। तो राज्य भाषा के संदर्भ में क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं आपके बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिल्ली संघ राज्य। ये थे आपके के अंतर्गत आने वाले राज्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की कौन कौन सी सामग्री अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। तो इसका आंसर है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी संहिताएं, कार्यालयों से प्रयुक्त होने वाले पृष्ठों के प्रारूप तथा शीर्षक, सभी नामपट, सूचना पट, पत्र शीर्ष एवं लिफाफों पर प्रकाशित लेख और लेखन सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं। एंड इसके बारे में और भी बात करें तो केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट, सूचना पट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर प्रकाशित लेख तथा लेखन सामग्री अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उद्धृत की जाएंगी। परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी भी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को छूट दे सकती है। अब बात करते हैं हम इस टॉपिक के बारे में।
कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषाएं शब्दावली के बारे में बात करेंगे। कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि परिभाषिक शब्दावली के निर्माण में स्रोत के रूप में संस्कृत को अपनाने के संदर्भ में डॉक्टर सत्याव्रत को क्या कहना है। तो परिभाषिक शब्दावली के निर्माण में स्रोत के रूप में संस्कृत को अपनाने के संदर्भ में डॉक्टर सत्याव्रत का कहना है कि ग्रहण, संचयन, अनुकूलन की तीनों प्रक्रियाएं तो सभी भाषाओं में संभव है, परंतु यह निर्माण प्रक्रिया विशुद्ध रूप से केवल संस्कृत, चीनी, ग्रीक और लैटिन इन 4 भाषाओं में ही संभव है। इन चारों में ही इस प्रक्रिया की क्षमता है और इनमें भी संस्कृत भाषा का स्थान सर्वोपरि है। धातु, उपसर्ग और प्रत्यय ये 3 संस्कृत की शब्द निर्माण प्रक्रिया के सराहनीय तत्व हैं। संस्कृत को स्रोत भाषा के रूप में अपनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि अर्ध परिभाषिक शब्दों में क्या आशय है। तो अर्ध परिभाषिक शब्दों से तात्पर्य उन शब्दों से है जिनका प्रयोग सामान्य व्यवहार में किए जाने के साथ साथ किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए या किसी किया जाता है, जैसे आदेश, आज्ञा, रस आदि। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि परिभाषिक शब्दों को अपारदर्शी कहने का तात्पर्य क्या है। तो परिभाषिक शब्दों का अपारदर्शी कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी वृहत संरचना को देखकर उनके तकनीकी अर्थ को स्पष्ट बोध नहीं हो पाता है। जैसे कि रेखांकित चेक शब्द से संरचना से केवल इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि इस चेक में कोई रेखा खींची होती है। इस शब्द का तकनीकी अर्थ इस अनुमान से बिल्कुल अलग होता है कि रेखांकित चेक का वास्तविक अर्थ यह होता है कि जिस चेक की बाईं ओर 2 समांतर रेखाएं खींची हो, जिसका भुगतान केवल उसी व्यक्ति के खाते में हो जिसका नाम उस पर लिखा हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में के बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है आपका कि सुनामी परिभाषिक शब्द किस निर्माण प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो सुनामी परिभाषिक शब्द का निर्माण के अनुकूल प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। यह जापानी भाषा का शब्द है। जापानी में से टुसुमनी कहा जाता है। इस जापानी शब्द का उच्चारण हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इसमें से टी का अक्षर के उच्चारण का लोप करके इसे हिंदी उच्चारण के अनुकूल बनाकर सुनामी शब्द बना लिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि अर्ध सरकारी कार्यालय किसे कहते हैं। तो अर्ध सरकारी कार्यालय जो संस्था केंद्र या राज्य सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की संस्था को साझा सहयोग से चलाती हैं, अतः जिस संस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की पूंजी लगी होती है और उनके प्रबंधन तंत्र में भी दोनों की हिस्सेदारी होती है, उसे अर्ध सरकारी संस्था कहा जाता है। इन्हें ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मतलब सरकारी शेयर आदि से अधिक होने पर अथवा संस्था भी कहते हैं, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम। ऐसे संस्थाओं का कार्यालय अर्ध सरकारी कार्यालय कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि गैर सरकारी कार्यालय से क्या तात्पर्य है। जिन संस्थाओं अथवा कंपनियों में सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है और उनके प्रबंधन तंत्र में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसी संस्थाओं अथवा कंपनियों को गैर सरकारी या निजी संस्थाएं कहते हैं। इन संस्थाओं के कार्यालय गैर सरकारी कार्यालय कहलाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि सरकारी और निजी कार्यालय में कौन सी प्रमुख अंतर है। तो सरकारी और निजी कार्यालय में सबसे मुख्य अंतर प्रबंधकीय व्यवस्था को लेकर होते हैं। सरकारी कार्यालयों का मुखिया विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष कहलाता है, जबकि निजी कार्यालयों का मुखिया प्रबंधक होता है। निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या और पदनाम निश्चित नहीं होते हैं, जबकि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या और पदनाम पहले से संवैधानिक व्यवस्था द्वारा निश्चित होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो इसमें पूछा है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत प्राय लिपिकीय कार्यालय करने वाले कर्मचारी आते हैं और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत चपरासी, संदेशवाहक, ड्राइवर, चौकीदारी, माली, सफाई कर्मचारी आते हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यालय को क्या कहते हैं और इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो डियर स्टूडेंट, जिला स्तर का प्रशासनिक कार्यालय को कलेक्टर अथवा जिला अधिकारी का कार्यालय कहते हैं, जिसका मुख्य अधिकारी जिलाधिकारी, जिलाधीश या डीएम होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पूछा है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर की क्या भूमिका होती है। तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिले के ये 3 मुख्य व्यवस्थाएं देखते हैं: जेल प्रशासन, कानून व व्यवस्था और राजस्व प्रशासन। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए इनके अंग्रेजी परिभाषित लिखिए, जैसे कि गांठ, तेजी, तिजड़ियां, समाशोधन, मुद्रा, भट्टा, प्रकाशन, प्रत्यानुभूति, बंधक, अस्तित्व, एकमुश्त, अधिवेशित, प्रक्रिया। तो ये आपको दे रखे वैली, वूम, बुल, क्लियरिंग, कस्टमरी, डिस्काउंट, इंस्टॉलमेंट, गारंटेड। ये आपको खुद से ही लिखना है, ये तो आपको मालूम ही होगा। अब बात करते हैं हम कार्यालय हिंदी पत्रचारिता के बारे में। तो इस कार्यालय हिंदी पत्रचारिता के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा है कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर है। तो औपचारिक पत्रों में कुछ औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक होता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में किसी प्रकार की औपचारिक की आवश्यकता नहीं होती है। औपचारिक पत्र प्राय कार्यालय में अथवा व्यवसायिक व्यवहार में प्रयोग होते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्र सामाजिक संबंधों के बीच व्यवसाय में लाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पूछा है कि आवेदन पत्रों की वह मुख्य व्यवस्था बताइए जो उसे अन्य पत्रों से भिन्न बनाती है। तो इसका उत्तर है कि आवेदन पत्रों की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि उनमें आवेदक अपने लिए किसी सुविधा, सेवा अथवा नौकरी आदि दिए जाने की प्रार्थना अथवा अनुरोध करता है। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पूछा है कि सरकारी पत्रों का आरंभ किस प्रक्रिया किया जाता है। तो सरकारी पत्रों का आरंभ प्राय इस प्रकार किया जाता है: मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि जो भी है, अथवा मुझे निर्देश दिया गया है कि आपको सूचित करूं, अथवा मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है डॉट डॉट। ऐसे आपका सरकारी पत्रों का आरंभ किया जाता है। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो उसमें पूछा है कि आवेदन पत्र की कितनी शैलियां प्रचलित हैं, उनका नाम लेखन कीजिए। तो आवेदन पत्र की 2 शैलियां प्रचलित हैं: व्यक्तिगत शैली, अपपत्र शैली। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो उसमें पूछा है कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर है। तो सरकारी पत्र में किसी नियम, कानून या सूचना को संबंधित विभाग, कार्यालय अथवा व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निर्देश पूर्वक कथन किया जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से संबंधित कार्य को निपटाने का आग्रह करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पूछा है कि प्रेषक और प्रत्युषी किसे कहते हैं। तो पत्र भेजने वाले अथवा लिखने वाले को प्रेषक कहते हैं, और पत्र पाने वाले अथवा जिसको पत्र लिखा जाता है उसे प्रेषित कहते हैं। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पूछा है कि औपचारिक पत्रों में प्रेषक और प्रत्युषी क्या क्रम होते हैं। तो औपचारिक पत्रों में प्रेषक और प्रत्युषी का क्रम ऊपर नीचे होता है। पत्र में वायु और पहले और प्रेषक और उसके नीचे प्रत्युषी का नाम और पदनाम लिखा होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पूछा है कि सरकारी पत्र तथा परिपत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सरकारी पत्र तथा परिपत्र में अंतर। तो सरकारी पत्र तथा परिपत्र में मुख्य अंतर यह है कि सरकारी पत्र में संबोधक सूचक शब्द महोदय या महोदय अथवा समापन में स्वनिर्देश सूचक या भवदीय, भवादीय आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि परिपत्र में इनका प्रयोग नहीं होता है। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निविदा और प्रेस विज्ञप्ति में अंतर कीजिए, स्पष्ट कीजिए। निविदा और प्रेस विज्ञप्ति में अंतर। निविदा और प्रेस दोनों ही समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं, किंतु दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि निविदा किसी कार्य को संपन्न करने अथवा है। आई होप इस वीडियो में पार्ट 1 है या आपका वेरी शॉर्ट का। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें। और आप बीएससी, बीकॉम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड जो भी इस वीडियो की जिसको रिक्वायरमेंट है आप उसको सेंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड कर सकते हैं। और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही था।